ऑलराइट, तो आज शो की शुरुआत करते हैं और बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है। सबसे पहले आइए हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं, जिसका दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। 70 साल और उससे ज़्यादा के जितने भी लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें अतिरिक्त 5 लाख का टॉपअप कवर जो है उनके मौजूदा कवर पर मिल सकेगा। अब इस बात की चर्चा हमने देखा था अंतरिम बजट में भी हुई थी और उसके बाद लगातार इस पे बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया था। तो अब ये जो अतिरिक्त टॉपअप कवर मिल रहा है 5 लाख का, ये आपको कैसे मिलेगा? और ख़ास बात यहाँ पर ये भी है कि हर तबके, हर इनकम ग्रुप के वरिष्ठ नागरिक को जो है कवर किया गया है इस टॉपअप कवर के साथ। तो आयुष्मान भारत एक तो जैसे कि हम सब जानते थे कि चुनिंदा इकोनॉमिक और इनकम क्लास लोगों को ही ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है उसकी फैसिलिटी थी वो मुहैया था, लेकिन अब जो है इसको अक्रॉस द बोर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अपने आप में ये खबर काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप कैसे ये कवर ले सकते हैं और कैसे आपका इलाज हो सकता है? हमारे साथ अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी टू स्कूल, जुड़ गए हैं, जो इस पर बारीकी से अपनी राय पेश करेंगे। स्वागत है आपका अर्नब जी हमारी इस खास पेशकश में। तो आयुष्मान भारत का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप कवर 70+ जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अब दिया जा रहा है। क्या ये मौजूदा लोग जो इस कवरेज के तहत कवर हैं, क्या उन्हीं को मिल पाएगा, या किसी को अगर प्रवेश करना है तो इस वक्त भी वो प्रवेश कर सकते हैं? मान लीजिए 70 साल की उनकी उम्र है, तो वो नए सिरे से आयुष्मान भारत को अवेल कर सकते हैं, इस हेल्थ इंश्योरेंस कवर को अवेल कर सकते हैं। जी, देखिए जिस प्रकार से ये जो नए रूल्स उस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जिनकी एज 70 हो चुकी है, उनको अब ये आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसका लाभ मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि ये स्कीम में होता क्या है? तो उसमें आपको 5 लाख तक का अगर आप एक मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं और वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो स्पेसिफाइड सरकारी एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये दोनों में अगर आप लेते हैं तो उसका खर्च आपको नहीं, ये सरकार देगी अंडर दिस स्पेसिफिक स्कीम। तो अभी तक जो रिस्ट्रिक्शन था वो यही था कि सिर्फ स्पेसिफिक इकोनॉमिक ग्रुप्स के लिए था। अब जो बढ़ावा आया है उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो 70 के ऊपर है उनको 5 लाख का कवर का बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि ये जो 5 लाख की लिमिट है, वो पर फैमिली, यानी कि मान लीजिए कि कोई फैमिली में 2 बुजुर्ग हैं, जिनकी दोनों की एज 70 के ऊपर है, तो ये इनके लिए एक जॉइंट कवर रहे, पर उसका टोटल 5 लाख रहे। दूसरी बात जो है वो ये कि अब कोई भी इनकम क्लास का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हु इज अबव 70 उनको इस स्कीम का अब लाभ मिल सकता है। आपने एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा था कि इसमें आप जुड़ कैसे जुड़ सकते हैं? तो मान लीजिए कि 2 सिचुएशन हो सकती है, लेकिन प्रोसेस एक ही रहेगा। अगर आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, तो जो सीनियर सिटीज़न है वो किसी भी इनकम क्लास के हो, तो उनको जो आयुष्मान भारत का कार्ड है, वो कार्ड अपने नाम में निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से उनको वो फैसिलिटी मिलेगी। तो ये हो गया सिचुएशन 1। दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे फैमिली में है जो ऑलरेडी आयुष्मान भारत में कवर्ड, तो उस फैमिली के भी सीनियर सिटीजन अबव 70 को एक एडिशनल 5 लाख का लिमिट मिलेगा, जिसे टॉप अप हम कहते हैं। यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए उस फैमिली के 5 लाख का एक एडिशनल कवर है और उसमें भी प्रोसेस सिमिलर है। आप जाके अपना आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा लीजिए और फिर उस कार्ड के हिसाब से जब आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तब आपको वो कार्ड देना है और ये उसका पूरे स्कीम का लाभ। तो अब ये जो कवर मिलने वाला है, अगर आप 5 लाख एक परिवार के तौर पर कवर्ड हैं, तो केवल सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त 5 लाख का टॉपअप मिलेगा। अब जैसे कि इसका दायरा बढ़ाया गया है, जिन लोगों को कवर करना है उस सिलसिले में, क्या, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, क्या इसकी कवरेज भी उस तरह से बढ़ाई गई है?
जी, इसमें तो जो ये जो 5 लाख का लिमिट है, वो ट्रीटमेंट की लिमिट, यानी कि आप हॉस्पिटल में जाके 5 लाख तक का ट्रीटमेंट अगर आप लेते हो, तो वो आपको अपनी जेब से देना नहीं पड़ता है। तो जैसे एक हेल्थ कवर काम करता है, तो जैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, आप प्रीमियम देते हो, आपको एक सम एश्योर्ड मिलता है और उस सम एश्योर्ड तक आप एक्सपेंस कीजिए, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। यहाँ पर सिमिलर केस है, 5 लाख की जो लिमिट है, वो मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड है, वहाँ तक का एक्सपेंस होता है, तो आपको कुछ नहीं देना है। और इसमें जो फ़र्क ये है कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में आप प्रीमियम खुद के पॉकेट से जाता है, यहाँ पर सरकार आपके ये प्रीमियम पे कर रही है। तो आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपको 5 लाख तक का ट्रीटमेंट मिल रहा है और इस केस में क्योंकि ये सभी सीनियर सिटीज़न को अबव 70 एक्सटेंड किया गया है, तो आप कोई भी व्यक्ति हो जिन्होंने ये एज लिमिट पास की है, आप जाके अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लीजिए और फिर ये ट्रीटमेंट का लाभ ले लीजिए। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि मान लीजिए कि आप एक सीनियर सिटीज़न हो और आपके पास ऑलरेडी एक मौजूदा और या एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो अगर ये सिचुएशन भी है, फिर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, तो आप इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये भी एक एडेड बेनिफिट है कि ये आपका कवरेज का रेंज भी बढ़ा सकता है, इफ यू हैव अ सेपरेट पॉलिसी। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस शख्स के पास मान लीजिए तो एक तो जो दायरा बढ़ाया गया है आयुष्मान भारत का, क्या वो पूरे परिवार के लिए जो आयुष्मान भारत है और पूरे परिवार के लिए क्योंकि ये कवर है 5 लाख का, क्या उनके लिए भी वो दायरा बढ़ाया गया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रुप्स, या केवल जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो किसी भी इकोनॉमिक या इनकम ग्रुप के हों उन्हीं के लिए बढ़ाया गया है? जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की मैं बात कर रही हूँ। जो आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर अदर्स जो ऑलरेडी कवर्ड है, उनके लिए कोई बदलाव नहीं है। तो उसमें वही इकोनॉमिक ग्रुप्स कवर्ड होंगे जो पहले शामिल थे। अब जब आप सीनियर सिटीजन में आते हो अबव 70, सिर्फ उन सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसमें सभी का को शामिल किया गया। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि मान लीजिए किसी वरिष्ठ नागरिक के पास ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी का कवर है, तो क्या वो भी आयुष्मान भारत की इस नई फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस नई ऑफरिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि एक तरह से पहले से ही बहुत मांग हो रही थी और प्रॉब्लम भी ये देखी जा रही थी कि जो अक्सर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है उन्हें। और इसी के चलते मांग ये भी थी कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ा दिया जाए। तो अगर किसी के पास कवरेज नहीं है तब तो उनको ले ही लेनी चाहिए हर हालत में। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, क्या उसके बाद भी आप आयुष्मान भारत कवरेज ले सकते हैं, क्या आप नहीं ले सकते? नहीं, आप ले सकते हो। यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एग्जिस्टिंग कवर है, फिर भी आप इसमें शामिल हो सकते हो। और यहाँ पर खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स बहुत बड़ी है, क्योंकि आप देखिए कि जब आप उस एज ब्रैकेट में आते हो, तब आपका प्रीमियम बहुत बढ़ जाता। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होता है कि मेनी पीपल सिर्फ 2-3 लाख का कवर लेके ही बैठ जाते हैं। तो ये कई बार इनएडिक्वेट रहता है। अब इसमें क्या हुआ है कि मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक्जिस्टिंग पॉलिसी है, उसके अलावा आपको ये 5 लाख का कवर मिल रहा है और उसके लिए आपको कुछ भी प्रीमियम देना नहीं है। तो ये एक बड़ी मात्रा होती है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स ऑन प्रीमियम, प्लस आपके लिए एक बहुत मेंटल रिलीफ हो जाती है कि आपको एक इतना बड़ा कवर मिल रहा है, जिससे आपकी कई सीरियस बीमारी का भी इलाज हो सके। राइट, तो गंभीर बीमारियां भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कवर्ड है। जी, जैसे कोई नॉर्मल आप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का यूज़ कर रहे हो, कोई भी हॉस्पिटल में, उसी तरह से इसका भी इस्तेमाल हो सकता है, तो उसमें सभी प्रकार की ट्रीटमेंट आ जाती है। और खास बात ये है कि आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, लेकिन इसके अलावा चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें शामिल है। तो ये आपको जान करनी होगी कि कौन-सी हॉस्पिटल्स आपके एरिया में इसमें शामिल है, तो उसमें जाके आप ट्रीटमेंट लेके इस स्कीम का आप लाभ ले सकते हैं।
और राइट, चलिए, तो ओवरऑल आयुष्मान भारत की ये स्कीम जहां पर वरिष्ठ नागरिक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है तो सरकार की तरफ से जो किसी भी इनकम क्लास या इनकम ग्रुप को अब कवर करने का ये दायरा बढ़ाया गया है आयुष्मान भारत, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर है उसके बावजूद भी आप आयुष्मान भारत से कवरेज ले सकते हैं। अतिरिक्त यहाँ पर टॉपअप जो है वो 5 लाख का आपको दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और ये तो बात हुई है हेल्थ इंश्योरेंस की, और वो भी वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थ इंश्योरेंस की। लेकिन अब टैक्स की बात करते हैं। टैक्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम जानते हैं कि एक ओल्ड टैक्स रेजीम है और एक न्यू टैक्स रेजीम है। और जहाँ तक नई टैक्स रेजीम में लोगों के आने का सवाल है तो लगभग 80-85% जो टैक्स पेयर्स हैं वो अब नई टैक्स रेजीम के तहत ऑन बोर्ड हो चुके हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। यानी ओल्ड टैक्स रेजीम में बहुत कम लोग बचे हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं और अभी भी उसके तहत टैक्स पे कर रहे हैं। और अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि आने वाले बजट में हो सकता है कि ओल्ड टैक्स रेजीम को पूरी तरह से फेड आउट कर दिया जाए। अब जितने भी लोग ओल्ड टैक्स रेजीम में या इनफैक्ट जो अभी न्यू टैक्स रेजीम में गए भी हैं, उन्होंने अपने लिए बहुत सारी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करके रखी होगी। बहुत सारे लोग इसीलिए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं क्योंकि उनका नज़रिया निवेश का होता है। बहुत कम होते हैं हालांकि ऐसे लोग, अधिकतर लोग टैक्स बचाने के चक्कर में निवेश कर रहे होते हैं। अगर आपने कोई होम लोन वगैरह ले रखा है तो आपको उसका टैक्स छूट का फ़ायदा मिलता है, वो एक एडेड एडवांटेज। लेकिन अब आप जब नई टैक्स रेजीम में जा रहे हैं तो इन सब का फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है। तो फिर अपनी कौन कौन सी टैक्स बचाने वाली इन्वेस्टमेंट्स को आपको जारी रखना चाहिए। अब क्योंकि आप शिफ्ट हो चुके हैं, आप नई टैक्स व्यवस्था में आ चुके हैं और ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत आपने कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स शुरू की थी, उस पर आप जो है फ़ायदा भी उठा रहे थे, आप क्लेम भी कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्योंकि नहीं है तो क्या वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स आपको फिर भी करते रहनी चाहिए, या आपके पास बेहतर विकल्प है कहीं और निवेश करने का, क्योंकि टैक्स बचाने का तो फ़ायदा मिल नहीं रहा है आपको नई टैक्स रेजीम में। अब इस बात पर आते हैं और बताते हैं कि उन तमाम नए टैक्स पेयर्स या नई टैक्स रेजीम के तहत टैक्स पेयर्स को क्या करना चाहिए। तो अर्नब जी, मौजूदा फ़ायदे क्या कुछ मिल रहे हैं? सैलरी डिडक्शन आपको मिल रहा है, एनपीएस का, एम्प्लॉयर का आपको फ़ायदा मिल रहा है नई टैक्स रेजीम में, और कोई फ़ायदा जो नया आया हो? नहीं, देखिए, अगर आप जो नई टैक्स रेजिम की डिटेल्स देखें तो खास करके फ्रॉम योर साइड तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट जो आप ट्रेडिशनली करते हो, जिसे हम स्पेसिफिकली सेक्शन 80C के इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, वो तो नए सिस्टम में एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, जो आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो वो भी एलिजिबल नहीं है। तीसरा जो बड़ा डिडक्शन आपको मिलता है वो होम लोन के तहत मिलता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखें, तो जो इन्वेस्टमेंट करके आप पुराने टैक्स रेजिम में उसका बेनिफिट ले रहे थे, वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पर नए टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले पहला जो स्टेप आपका होना चाहिए वो यही है कि आप एक लिस्ट आउट कीजिए कि कौन से टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले। उसमें जब आप ये लिस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट वो है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने कोई एनएससी में पैसा डाल दिया, या किसी और स्कीम में डाला है, कोई 5 ईयर की बैंक की एफडी ले ली है, या एक बार एक ईएलएसएस फंड ले लिया है। तो ये एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसमें आपने निवेश कर दिया है लेकिन उसका रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी तरफ वो इन्वेस्टमेंट्स है जहां पर आपको हर साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स वो हो गए जहां पर आपको हर साल एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको ये विभाजन करके हर एक आइटम जो है उसमें देखकर ये पता करना होगा कि कौन से आपको रखने हैं और दूसरे कौन से उसमें से इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको कोई एक्शन ले। ऑलराइट, अब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इस तरह की प्लानिंग में, क्योंकि अब आपको एक टैक्स का जो फ़ायदा मिल रहा था वो तो नहीं मिल रहा है।
साफ तौर पे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपनी स्ट्रैटेजीज पर अब जोर देना होगा, उसके तहत आपको अपने निवेश के विकल्पों का चुनाव करना होगा। तो अब उस पार्ट पर आ जाते हैं, उस फेज़ पर आ जाते हैं अर्णव जी, जहाँ पर हमें दर्शकों को ये बताना है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आपको जारी रखनी चाहिए। देखिए, अब जो होम लोन के इंटरेस्ट की छूट का फ़ायदा उठा रहे थे, उनको तो अब उस तरह की छूट का फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि आपके पास अब कोई चारा नहीं है, तो वो जस का तस चलता रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम जानते हैं, जो कि लाइफ इंश्योरेंस इस बार इसलिए लेते थे क्योंकि उनके पास एक टैक्स बेनिफिट मिलता था। तमाम तरह की जो लाइफ इंश्योरेंस बोल लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस बोल लीजिए, वहाँ भी आपको छूट मिलती थी। एटीसी के तहत बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका लोग फ़ायदा उठाते थे। अब कैसे इसको रीहैश किया जाए, किस तरह के स्पेसिफिक गोल के साथ किस तरह के इन्वेस्टमेंट को अलाइन किया जाए बिना किसी टैक्स बेनिफिट के, अब ये बताएं। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आपको देखना है कि आपके जो हर एक इन्वेस्टमेंट है, वो स्पेसिफिकली कौन से आपके फाइनेंशियल गोल को मीट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किए हैं और कौन से एक्चुअली आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान के मुताबिक किए हुए हैं। तो जिस जिस इन्वेस्टमेंट में आपने अपने फाइनेंशियल गोल के साथ लिंक कर दिया है, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो तो आपको कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि वो आपके गोल में को अचीव करने में मदद दे रहा है। दूसरी बात हो गई, एक बिग टिकट आइटम है, जैसे कि आपने होम लोन ले लिया है। तो होम लोन के लिए आपने सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए शायद नहीं लिया है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए की होगी, शायद आपको उसमें रहना है या आपने किसी और कारण के लिए एक नई जगह खरीदनी है। तो वो एक बिग टिकट इन्वेस्टमेंट को आपको ज़रा ध्यान से रिव्यू करना पड़ेगा, पर इन इन मोस्ट केसेज़ आप तो होम लोन चालू रखेंगे। एक वहाँ पर एक विकल्प जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये है कि एक जो नॉर्मल शेड्यूल है, उससे जल्दी अपना होम लोन भर दें, तो एट लीस्ट ये खत्म हो जाएगा। जब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान इसी पे होना चाहिए कि आप ये एक हेल्थ कवर ले रहे हैं, क्योंकि आपको ज़रूरी है, आपके फैमिली मेंबर्स को ज़रूरी है। उसमें प्रीमियम और टैक्स बेनिफिट एक कंसर्न नहीं होनी चाहिए। तो वो जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी चालू रहना चाहिए। दूसरी बात आती है, जब आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है। ये 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे आप लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीपीएफ एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए होता है, सुकन्या समृद्धि आपके गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए होता है। तो ये प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स भी आप चालू रख सकते हैं। सिमिलरली जब आप लाइफ इंश्योरेंस के इवैल्यूएट कर रहे हो, तब आपको देखना चाहिए कि ये क्या मैंने ये सब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मुझे उसमें से क्या एक एक्चुअल लाइफ कवर मिल रहा है, या सिर्फ ये मैंने निवेश करने के लिए या टैक्स बचाने के लिए। यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे केसेज़ आपके पास आएँगे, जहाँ पर ये लाइफ पॉलिसीज़ एक्चुअली रिडंडेंट है। उसमें तकलीफ सिर्फ यही होगी कि कई प्रोडक्ट्स में, क्योंकि मान लीजिए कि आपने कोई यूलिप ले लिया हो, तो उसमें 5 साल का जो लॉक इन है, तो लॉक इन के अगर आप उस पीरियड में हो, तो आप निकल नहीं सकते और आपको ये 5 साल का प्रीमियम तो भरना ही पड़ेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेज़ आएँगे जहाँ पर आपको थोड़े साल के लिए शायद प्रीमियम भरना भी पड़े, लेकिन एक पूरा इवैल्यूएट करके नीड के मुताबिक एक लाइफ इंश्योरेंस कवर लेके अगर आप आगे बढ़ते हो, तो वो भी आप टैकल कर सकते हो। सिमिलरली ईएलएसएस स्कीम्स जो है, वहाँ पर अगर आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले रहे हो, तो उसमें निवेश करना कोई मतलब नहीं बनता। तो आप नॉर्मल एक ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड फंड में सेम अमाउंट निवेश कर दीजिए, और जो एक्जिस्टिंग ईएलएसएस फंड है, उसे 3 साल का उसका लॉक इन खत्म होने दीजिए और फिर उस वो अमाउंट भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर आप पूरे अपने पोर्टफोलियो में जो-जो इन्वेस्टमेंट है उसे उसका इवैल्यूएशन करते हो, तो फिर आप उस पे एक निर्णय लेके आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, वो डिसाइड कर सकते चलिए, बहुत सारे इस पर ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर विस्तार से बात करनी है, लेकिन फ़िलहाल मेरा समय समाप्त हो चुका है। अगले डिस्कशन के गेस्ट भी हमारे जुड़ चुके हैं। तो अर्णव जी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम पहलुओं पर, भले ही टैक्स हो या निवेश हो या इंश्योरेंस हो, आपने राय रखी और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद आपका।
थैंक हम यू। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार अब अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे स्कैम्स का जंजाल बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम ज़रा संभल कर, हमारी एक खास पेशकश ब्रेक के बाद, और हमारे साथ जुड़ेंगे रितेश भाटिया, हमारे आज के एक्सपर्ट, जो बताएंगे किस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर स्कैम्स बढ़ रहे हैं, कैसे फंसाया जा रहा है लोगों को और कैसे आप बच सकते हैं। ब्रेक के बाद।